अब मैं आदरणीय विजय कुमार मल्होत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपना उद्बोधन दें। श्री विजय कुमार मल्होत्रा। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती निरुपमा जी, अभी जिन्होंने सारे विषय का प्रतिपादन किया और एकात्म मानववाद विशेष रूप में उसका बहुत ही विस्तार के साथ उसका प्रतिपादन किया। श्री बंसल जी, श्री जयशंकर जी, देवी और सज्जनों, आज बहुत कार्यक्रम हुए हैं दीनदयाल जी के इस अवसर पर। प्रातःकाल उनकी जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम था, बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में भी कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम अपने मंत्रालय की ओर से तीन मूर्ति में था, एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित है और 3-4 जगह पे और भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री दीनदयाल जी के विषय में एक उनका संपूर्ण जितना कुछ उन्होंने लिखा है और जो उनकी वाणी में जो भाषण हुए हैं उनका भी एक संकलन किया जा रहा है 10 खंडों में। इसलिए 10 खंडों में जो संकलन होगा दीनदयाल जी का संपूर्ण, उस सारे विषय को यहाँ पर प्रतिपादित करना या आपके सामने विश्लेषित करना बहुत ही कठिन है, असंभव है। आलोक कुमार जी ने यद्यपि काफ़ी कुछ उसके साथ न्याय किया है। मैं तो केवल 2-3 बातों का उल्लेख आपसे करना चाहता हूँ। मूल रूप में दीनदयाल जी ने, उनका विषय तो सभी है, सांस्कृतिक है, राष्ट्रीय है, जो हमारे सिद्धांत और नीतियाँ हैं। पहली बार दीनदयाल जी ने इस बात का प्रयास किया कि जनसंघ उस समय था कि जनसंघ के सिद्धांत और नीतियाँ तय कर दी जाएं। नीतियाँ बदलती रहती हैं, बदलती रहनी चाहिए, परंतु सिद्धांत ऐसे हैं जिन सिद्धांतों पर अडिग रहने की आवश्यकता है। बहुत प्रयास करके उन्होंने उन सिद्धांत और नीतियों को पूरी तरह से स्पष्ट किया, उनका निर्धारण कर दिया। उन सबको भी हम लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पर यह भी उनका मत था कि क्या स्वतंत्रता के पश्चात 1000 साल हम गुलाम रहे, तो क्या उस समय से शुरू करना चाहिए जो हम 1000 वर्ष पूर्व थे, क्या वही हमारे लिए इष्ट है? तो उनका ये निश्चित मत था कि वहाँ से प्रारंभ नहीं कर सकते। समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है, दुनिया में बहुत बदल आया है और उन सबको साथ देखते हुए हम उनके बारे में हमें विचार करना चाहिए। एक कांग्रेस की ओर से, नेहरू जी की ओर से इस बात का प्रयास किया गया कि ये जनसंघ जो दीनदयाल जी जिसके एक प्रकार के प्रोधाई थे, यद्यपि जो पहले जिस दिन जनसंघ का निर्माण हुआ उस दिन वो नहीं थे, परंतु 1952 से लेकर जब परम पूज्य गुरु जी ने दीनदयाल जी को राष्ट्रीय अपने भारतीय जनसंघ में दिया डॉक्टर मुखर्जी के आग्रह पर, तो डॉक्टर मुखर्जी ने ये बात कही थी कि यदि मेरे पास 3 दीनदयाल हों तो मैं देश का नक्शा बदल सकता हूँ। ऐसे उनके बारे में पहले ही केवल मिलने के 1-2 महीनों के अंदर अंदर उनके बारे में ऐसी उनकी धारणा बनी थी। तो दीनदयाल जी का मैंने आपसे कहा कि उस समय उन्होंने सिद्धांत और नीतियाँ तय कर दी। अब सिद्धांतों में क्या रूढ़िवाद, क्या बुराइयां जो भी हमारे समाज में आई हैं, क्या उनको लेके चलते रहना चाहिए? वो इस बारे में बहुत प्रगतिशील थे। उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया, जैसे उन्होंने कहा कि जो कॉटेज इंडस्ट्री में चीज़ बन सकती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को नहीं बनानी चाहिए। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बन सकती है उसको बड़ी इंडस्ट्री को नहीं बनाना चाहिए। जो बड़ी इंडस्ट्री में बन सकता उसका इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इस बात को लेकर के एक अलग अलग सब जगह पर, ताकि हमारे देश में सभी लोग मिलकर के इस काम को कर सके, उन्होंने ये मूल मंत्र दिया था। फिर उन्होंने ये कहा कि
मास प्रोडक्शन की बजाय प्रोडक्शन बाई मासेस होना चाहिए। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें, परंतु वो प्रोडक्शन एक आदमी करता रहे, ये आवश्यक नहीं है, ठीक नहीं है। प्रोडक्शन बाई मासेस हो, सब मिलकर के प्रोडक्शन करें, ये भी उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और इन बातों को लेकर के उन्होंने अपनी आर्थिक नीति का विश्लेषण किया। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि एक बार वो मुख्यमंत्रियों की और इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, तो उसमें मैंने जो कंज्यूमर आइटम्स हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, उन पर बड़ी इंडस्ट्री आए इसका विरोध किया और कहा कि ये तो ठीक नहीं है, ये कॉटेज इंडस्ट्री कर सकती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकती है। और कम्युनिस्टों ने बड़ी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा समर्थन किया। तो उस समय के जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनसंघ बड़ी इंडस्ट्री का विरोध कर रहा और कम्युनिस्ट बड़ी इंडस्ट्री का समर्थन कर रहे हैं, और ये आम धारणा बिल्कुल इसके विपरीत है और ये समझी जाती है। एकात्म मानववाद में मानव को केंद्र में रख करके मैं समझता हूँ दीनदयाल जी का सबसे बड़ा इस बात पर बल था कि जो अंत्योदय समाज में जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको मूल में रख करके, केंद्र में रख करके, तब हम लोग मिल इसको सारी अपनी नीतियां बनाएं, ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी, उन सब में अंत्योदय का विचार किया गया। और ये पार्टी कोई राजा महाराजाओं की पार्टी है, ये पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, ये पार्टी बहुत धनपतियों की पार्टी है, और ये तो उनके हाथ पर खिलौना है। ये जो एक धारणा बनाई हुई थी, उसके बिल्कुल विपरीत, पूर्णतः विपरीत उन्होंने सारा का सारा इस बात का विश्लेषण किया कि मानव को, और मानव का मतलब आम आदमी को, ये मानव का अर्थ वो नहीं है, आम आदमी के तौर पर उसको केंद्र में रख करके तब अपनी नीतियाँ इनको बनानी चाहिए। और ये जब हमने इस बात को पहली बार प्लानिंग कमीशन में, मैं उसमें गया था, जब एक दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद है मुख्यमंत्री के रूप में, तो हमने विरोध किया प्लान का पहली बार। नहीं तो कोई करता ही नहीं था, विरोध ही नहीं करता। और उसका विरोध इस बात पर किया कि ये बेरोजगारी दूर करने वाले प्लान नहीं है। अभी आपने देखा यूपी में कुल मिलाकर के 384 की नौकरी निकली और 3 लाख कितने लोगों ने उसके लिए अपना आवेदन दिया, जिसमें PhD है, जिसमें MBI है, जिसमें बहुत बड़े बड़े वहाँ पर लोग हैं जिन्होंने 84 के लिए आवेदन दिया है। क्योंकि कितनी अधिक बेरोजगारी है और कितना अधिक है, इस बात का भी विचार करने की बहुत आवश्यकता यहाँ पर रहती है। आजकल कई बातों में बहुत सी बातों पर मतभेद हो जाते हैं। मुझे स्मरण है ये आजकल ये औरंगजेब रोड का नाम बदलना चाहिए। शुरू में दिल्ली में जब मैं बना था मुख्य कार्य पार्षद, तो हमने बहुत नाम बदल दिए थे। स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम पर ये जो चौक है, मतीदास जी का चौक का नाम मतीदास जी के चौक पर रखा। यहाँ पर घंटाघर है, वहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रतिमा लगाई। जब यहाँ घोड़े पर चढ़े हुए एडवर्ड का बुत था, उनको हटा करके और उसकी जगह महाराणा प्रताप का घोड़े पर चढ़े हुए उनका बुत लगाया था। तो ऐसे बहुत परिवर्तन किया। तो मुझे उन समय दीनदयाल जी जीवित थे जब हमने ये सारे परिवर्तन पहले 100 दिन में ही कर दिए। परंतु बाद में मुझे आदित्यनाथ झा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने ये उल्लेख किया कि भाई आपने सब नाम बदल रहे हो, ये औरंगजेब रोड का नाम क्यों नहीं बदलने का विचार करते। नई दिल्ली हमारे उसमें नहीं आती थी, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम भी बदलने की बात करनी चाहिए। और हमने एक औरंगजेब का नाम बदल करके पहले तो कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे रखा जाए, फिर हुआ कि अगर वो भी संभव नहीं शिवाजी के नाम पे भी रख सकते हैं। परंतु सैकड़ों लोगों ने, आश्चर्य की बात थी कि सैकड़ों लोगों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया और बड़ा भारी नेहरू यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसरों ने, दूसरों ने मिलकर के ये कहा कि शिवाजी भी हमारे पूर्वज थे, औरंगजेब भी हमारा पूर्वज था, और ये दोनों हमारे पूर्वज थे, इसलिए उनके नाम बदलना। कोई औरंगजेब विदेशों से नहीं आया था, परंतु जिस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का वध किया, जिस औरंगजेब ने
भाई मतीदास को आरे से चीरा है, जिसने भाई दयालदास को उबलते हुए कढ़ाई में डाला। उस औरंगजेब ने जिसने, मैंने बाद में वो इतिहास देखा जिसमें औरंगजेब के अपने इतिहासकार ने, जो उसका अपना इतिहासकार है, जो उसने लिखा था औरंगजेब का, उसने लिखा कि अपने शासन के 10वें वर्ष में औरंगजेब मथुरा में गया, 10 हाथी लेकर के, सारे भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया, गाय को काटा गया, गाय के रक्त में वो मूर्तियां डाली गईं और उन सारी मूर्तियों को वहाँ पर खंड खंड करके गाय के खून में सन करके और मस्जिद की सीढ़ियों पर उनको लगा दिया गया, ताकि जो भी ऊपर जाए नमाज पढ़ने के लिए वो उनके ऊपर से होकर के जाए। वो औरंगजेब हमारा एक इष्टजन हो सकता है या हमारा पूर्वज हो सकता है। उसने क्या क्या कुछ किया, संभाजी को कैसे मारा, संभाजी का कैसे वध किया, वो सब इतिहास में बहुत कुछ अंकित है। परंतु जो लोग इस प्रकार की आज भी, और उस समय वाई.बी. चौहान थे होम मिनिस्टर, उन्होंने इसको रोक दिया कि नहीं, अब नाम परिवर्तित नहीं किया जाएगा। मुझे खुशी है क्या बा करके वो भूल का सुधार हुआ और नाम बदला गया है मोदी जी के आने के बाद, एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको ये इसलिए कर रहा था कि औरंगजेब बाद में वाई.बी. हमने यहाँ मिंटो रोड के बाहर जो छोटा सा पार्क है उसमें शिवाजी की प्रतिमा लगाई थी, तो मैं भी था और वाई.बी. चमन भी आए थे, और वाई.बी. चमन ने औरंगजेब का नाम रोक दिया था। तो जब भाषण देते शिवाजी की प्रतिमा का, शिवाजी का बहुत ज़्यादा उन्होंने उल्लेख किया, तो मैंने उनके सामने ही पूछा था कि वाई.बी. चमन साहब, ये क्या औरंगजेब और शिवाजी दोनों हमारे इष्टजन हो सकते हैं? आपने शिवाजी का इतना अधिक गुणगान किया है, परंतु शिवाजी और औरंगजेब का यहाँ पर दोनों कैसे हमारे पूर्वज हो सकते हैं? परंतु बहुत सी बातों पर दीनदयाल जी ने बहुत अधिक इस बात पर बल दिया था कि मुसलमानों में उनमें राष्ट्रीयता पैदा करना चाहिए, परंतु किसी प्रकार का उनके जा कर के और अपीजमेंट की जाए और उसके लिए प्रयास किया जाए, उसकी आवश्यकता नहीं। उन्होंने 370 पे भी बहुत कुछ कहा है, धारा हटाने के बारे में, और बहुत सी चीज़ों पर उन्होंने बहुत अधिक इन सब बातों पर बहुत सा बल भी दिया था। और एक बात पे उन्होंने, परंतु इसके साथ ही हम कम्युनिस्टों के बहुत विरोधी हमेशा रहे, और दिल्ली में हम कॉरपोरेशन में मेंबर थे, हम भी मेंबर थे, हमारे 28 मेंबर चुन के आ गए, कांग्रेस के 30 आ गए, कम्युनिस्टों के 8 आ गए, इंडिपेंडेंट्स के 12, 13, 14 आ गए। तो पहले वर्ष में तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलकर के, इंडिपेंडेंट्स ने अरुणा आसफ अली को मेयर बना दिया और रामचंद्र अग्रवाल जी को डिप्टी मेयर बना दिया वहाँ पर उन दोनों को। परंतु अगले वर्ष उनका आपस में थोड़ा झगड़ा हो गया, तो एक सुझाव आया कि एक साल कम्युनिस्टों का अरुणा आसफ अली मेयर हो जाए, डिप्टी मेयर जनसंघ का हो जाए, अगले वर्ष जनसंघ का मेयर हो जाए, डिप्टी मेयर इंडिपेंडेंट हो जाए, और इस तरह 3 साल में आपस में बांट लें। तो बहुत झगड़ा हुआ था, आपस में बड़ा विरोध हुआ कि क्या कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के कोई समझौता करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या गठजोड़ करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए। राममनोहर लोहिया उस समय थे जो इस मत के थे कि एक बार केवल कांग्रेस ही राज कर सकती है और एक ही परिवार कर सकता है, ये धारणा समाप्त कर देनी चाहिए। तो रात को दीनदयाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बलराज मधोक जी, इनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में सारी रात विचार होता रहा कि करें कि नहीं करें। परंतु आखिर में दीनदयाल जी ने कहा कि केवल एक तो हम बहुत अधिक कम्युनिस्टों से अधिक शक्तिशाली है, और अगर गठजोड़ की राजनीति करके कुछ करने की आवश्यकता है, एक बार कांग्रेस को अपदस्थ करना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कहा कि इसको मान लेना चाहिए। तो उस वर्ष तो हमने अरुणा आसफ अली अध्यक्ष मेयर बन गए, परंतु मेयर बनने के बाद 2 महीने के अंदर उनका भी बड़ा भारी विरोध शुरू हुआ कि कम्युनिस्ट जो है ये जनसंघ के साथ मिल कैसे गए और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कर लिया। तो उसने बाद में त्याग पत्र दे दिया, इंडिपेंडेंट मेयर बने, और हमारे केदारनाथ साहनी जी डिप्टी मेयर उसमें बने। परंतु आगे चल करके केरल में जब दीनदयाल जी का ये सब कार्यक्रम था, तो इस बात पर भी बहस हुई
कि कांग्रेस को अपदस्थ करना ही हमारा उद्देश्य है या जनसंघ को पदस्थ करना। हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कि हम उनको डिस्प्लेस करना चाहते हैं। परंतु उस समय भी दीनदयाल जी ने समवित सरकारें थी और उसमें मिलकर के कि गठजोड़ की राजनीति कई बार करनी आवश्यक हो सकती है और आगे चल करके जब हमारे में समर्थ हो जाएगी तो हम लोग स्वयं अपने बल पर सत्ता बना सकते हो तो ज़रूर करना चाहिए। और उस समय समवित सरकारें बनी, परंतु वो सारा जो उन्होंने उस समय कल्पना की थी, एक सपना देखा था, वो सपना आज आकर के साकार हुआ है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ के बाद उसका ये एक तरह का अगला रूप है, उसके अपने हाथ में अब बहुमत आया है, अपनी सरकार बनी है और सरकार दीनदयाल जी ने जो प्रतिपादित किया था एक आत्ममानववाद, उसको लेकर के आगे बढ़ी है और उसको लेकर के ये पूरा सफलता हुई। दीनदयाल जी के स्वप्न आज साकार हुए, परंतु उसकी नींव के पत्थर के रूप में दीनदयाल जी ने महान कार्य किया था, श्रेष्ठ कार्य किया था। आज अपनी इस वज्रवाणी उन्होंने मिलकर के उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और मुझे उन्होंने निमंत्रित किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।